हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं भाई सब लोग। तो फ्रेंड्स, कल हमने देखा था रीट परीक्षा 2022 का लेवल 2 6 to 8 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर। और आज हम देखेंगे 22 जुलाई का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर। ये सब पेपर जो रीट ने अपनी पुरानी परीक्षाओं में पूछे हैं, उन्हीं से हम रिवीजन कर रहे हैं। और हमने कल बाल विकास का देखा था और आज भी हम बाल विकास का दूसरा पेपर देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, और उससे संबंधित व्याख्या भी सीखेंगे जिसके द्वारा आपके आने वाले प्रश्न बन सकते हैं। इसीलिए अगर आपने अब तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है, तो अगर आप सिर्फ यही पेपर देख के चले जाएंगे तो आपके 30 में से 25 प्लस प्रश्न सही हो ही जाएंगे। तो चलिए बिना देरी की हुई क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाता है वोल्फगैंग कोहलर। सीखने के सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत या पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, सोच का सिद्धांत, पूर्ण से अंश का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत अथवा सूझ का सिद्धांत, इनमें से कोई भी नाम आपको दे सकता है। ये सब इसके अन्य नाम हैं। नामों से भी पुकारा जाता है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी कि 1920 में जर्मनी में गेस्टाल्ट संप्रदाय स्कूल का उदय हुआ था। और इस संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति कौन थे? मैक्स बर्दिमर, जिनको गेस्टाल्ट स्कूल का संस्थापक माना जाता है, जिसमें कोहलर, कोपका और कर्ट लेविन थे। ये गेस्टाल्टवादी कहलाए तथा इन्होंने जो सिद्धांत दिया वह सिद्धांत गेस्टाल्ट सिद्धांत कहलाया। गेस्टाल्ट जो एक ही जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र अथवा पूर्ण संरचना से, जिसकी विशेषता का पता उसके संपूर्ण गुणों से चलता है, ना कि उसके अवयवों के अवलोकन से। दूसरा प्रश्न है, अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, निष्पादन का सत्यापन। शिक्षण को सुगम बनाने के लिए कई शिक्षण अधिगम, उपागम और समस्या समाधान उनमें से एक है। ये सीखने वाले के ऊपर केंद्रित उपागम है जो सीखने की प्रक्रिया में सीखने वाले की सक्रिय भागीदारी पर बल देता है। समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने या उनमें से चुनने का प्रयास सम्मिलित होता है ताकि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। प्रश्न नंबर 3, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, सिगमंड फ्राइड के द्वारा। समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। परिस्थितियों के साथ समायोजन करने वाले असफलताओं तथा कमजोरियों से उत्पन्न होने वाली चिंता, निराशा से बचने के लिए जिन रक्षात्मक साधनों का उपायों का प्रयोग किया जाता है उसे मनोविज्ञान की शब्दावली में रक्षात्मक युक्ति तथा मनोरचनाओं के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, साहचर्य का नियम, क्योंकि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों नियम थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा है। थॉर्नडाइक के सीखने के प्रमुख नियम है तत्परता का नियम। इस नियम का तात्पर्य है कि यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हम उसे शीघ्र ही सीख लेते हैं। दूसरा, अभ्यास का नियम, इसे उपयोग एवं अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। इस नियम का अर्थ किसी क्रिया को बार बार दोहराने से दृढ़ होना है। और तीसरा, प्रभाव एवं परिणाम का नियम, इस सिद्धांत को संतोष और या असंतोष का नियम या प्रसन्नता तथा दुख का नियम भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है या उसमें हमें सुख और संतोष प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है।
इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था। सीखने को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, इच्छा शक्ति, रुचि, महत्वाकांक्षा, ध्यान, अवधान, संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण आदि हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, ड्रे-वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई थी? इसका सही जवाब हो जाता है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण जिसको माइक्रो टीचिंग का विकास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया गया था और सन 1963 में एचिसन बुश एलन ने सर्वप्रथम नियंत्रित रूप से संकुचित अध्ययन अभ्यास क्रम प्रारंभ किए, जिसके अंतर्गत छात्र अध्यापक 5 से 10 छात्रों का एक छोटा सा पाठ पढ़ाता है तथा 5 से 10 मिनट का कालांश रखता है, जिसके अंदर उसे सब कुछ पढ़ाना होता है। सूक्ष्म शिक्षण के चरण इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले वह योजना बनाता है, फिर शिक्षण करता है, फिर वह प्रतिपुष्टि लेता है बच्चे को कितना समझ आया। उसके बाद पुनः योजना बनाता है, फिर पुनः शिक्षण कराता है और नंबर 6 पे पुनः प्रतिपुष्टि करता है। इसकी कुल अवधि होती है 36 मिनट। ध्यान रहे, भारत में सर्वप्रथम डी तिवारी 1967 ने सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया था। तो एलन सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। अगर भारत में पूछ लिया जाए सूक्ष्म शिक्षण का जनक तो वो हो जाता है डी तिवारी, और अगर सूक्ष्म शिक्षण की टाइमिंग या समय पूछ ले तो वो हो जाता है 36 मिनट। प्रश्न नंबर 7, अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, आवश्यकता, अंतर्नोद व प्रोत्साहन। अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, आवश्यकता जिसको नीड कहते हैं, व प्रणोद यानी कि ड्राइव, और प्रोत्साहन अथवा लक्ष्य। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, पुरस्कार। आवश्यकता से लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक संपूर्ण घटनाक्रम को अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। पहली प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा। ऐसी अभिप्रेरणा जो स्वयं से प्रेरित होती है आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। इस प्रेरणा में वाला किसी कार्य को अपनी स्वयं अथवा आंतरिक इच्छा से करता है, जैसे भूख, प्यास, प्रेम, सफलता की इच्छा, उपलब्धि की आवश्यकता। दूसरी होती है बाह्य अभिप्रेरणा या कृत्रिम अभिप्रेरणा। ऐसी अभिप्रेरणा जिसे बालक किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से नहीं करके किसी दूसरे की इच्छा से अथवा बाह्य प्रभाव के कारण करता है, जैसे निंदा, प्रशंसा, पुरस्कार, प्रतिद्वंद्विता आदि। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाता है प्रदर्शन स्तर, क्योंकि बोध स्तर, स्मृति स्तर और चिंतन स्तर ये तीनों शिक्षण के प्रकार हैं। शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के निम्नलिखित 3 प्रकार माने जाते हैं। पहला स्मृति स्तर, जिसको इंग्लिश में मेमोरी लेवल कहते हैं, जिसमें शिक्षण का ये स्तर विचारहीन होता है, इससे शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था माना जाता है। स्मृति स्तर के शिक्षण में पाठ्यक्रम में केवल रटने पर ही बल दिया जाता है, जैसे शब्द रूप, धातु रूप, गिनती, पहाड़े आदि। दूसरा होता है बोध स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। बोध स्तर के शिक्षण की पहली शर्त होती है स्मृति स्तर के शिक्षण का होना। इसका उद्देश्य छात्रों में सामान्यीकरण की योग्यता का विकास, सिद्धांतों एवं तथ्यों के संबंध का बोध करवाना है। अर्थात इसमें छात्रों को रटकर याद करने की बजाय उन्हें प्रकरण के समस्त पहलुओं को बारीकी से समझाया जाता है। तीसरा आता है चिंतन स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल। चिंतन स्तर के शिक्षण में स्मृति, बोध दोनों ही स्तर शामिल होते हैं। छात्र अपने विचार, धारणा और ज्ञान के अनुसार समस्या समाधान की खोज करता है, और दूसरे शब्दों में चिंतन स्तर का शिक्षण समस्या केंद्रित शिक्षण होता है। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, 2005 में। एनसीएफ 2005, जिसको
2005 अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा हेतु वर्ष 2004 में प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व में अध्यक्षता वाली एक राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा 13 सदस्यों वाले 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया था। इसलिए इसमें 21 फोकस समिति का नाम दिया गया। इस समिति ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की NCERT के रूप में रूपरेखा बनाकर शिक्षा बिना बोझ शीर्षक के नाम से वर्ष 2005 में दी। NCERT 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली ग्रेड पर आधारित होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 11, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो इसका जवाब जो था RPSC ने यानी कि रीट ने सभी को समान अंक दिया था, क्योंकि सभी जो थे वो संबंधित थे। आकलन की बात करते हैं। आकलन मूल्यांकन का ही भाग होता है, जिसका सामान्य अर्थ सूचनाओं को एकत्रित करने की प्रक्रिया से होता है। जिस प्रकार मापन मूल्यांकन का भाग है, उसी प्रकार आकलन भी मूल्यांकन का ही भाग होता है। लेकिन ये मापन की तुलना में विस्तृत पद है जो केवल आंकड़े बताता है, जबकि आकलन आंकड़ों को एकत्रित करके उनका पुनरावलोकन करता है। प्रश्न नंबर 12, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब हो जाता है रूपांतरकारी। क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? शिक्षक के द्वारा पाठ्यक्रम अथवा विषय वस्तु का अध्ययन किया जाना, स्कूल के विद्यार्थियों का शिक्षकों को उनकी कमियों को बताकर उनकी उन्नति करना, स्कूल के संगठन एवं व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए उपाय बताना, स्कूल से संबंधित व्यक्तियों को अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक अथवा तार्किक अध्ययन करके उत्तम विधियां बनाने के अवसर देना, और 5वां, विद्यालय की दैनिक समस्याओं का अध्ययन करके एवं उनके समाधान से संबंधित सुझाव देना। प्रश्न नंबर 13, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, मूल्यांकन। उपलब्धि परीक्षण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। इसमें वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विभेदीकरण होना चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, सरलता और व्यवहारिकता भी होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 14, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था कौन सी नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था। फैलिक अवस्था, एनल अवस्था और लेटेंसी अवस्था, ये तीनों मनोलैंगिक विकास की अवस्था होती हैं। तो इसका व्याख्या देखते हैं। सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं इस प्रकार है। पहली होती है मुखी अवस्था। ये अवस्था कामुकता की प्रथम अवस्था होती है, जो शिशु में जन्म से 18 माह से या 1.5 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में कामुकता एक का मुख के क्षेत्र में केंद्रित हो जाती है। दूसरी होती है गुदी अवस्था। ये अवस्था 18 माह से 3 वर्ष तक चलती है और इसमें बालक की काम शक्ति मुख से हटकर गुदा क्षेत्र में केंद्रित हो जाती है। उसके बाद तीसरी आती है लैंगिक अवस्था, जिसको फैलिक स्टेज भी कहते हैं। ये अवस्था 3 से 5 वर्ष की आयु में रहती है। इस अवस्था में काम शक्ति का केंद्र बिंदु जननेंद्रियां होती हैं। चौथी आती है अदृश्य अवस्था यानी लेटेंसी स्टेज। ये अवस्था 6 से 12 वर्ष के बीच की आयु में आती है। इस अवस्था में काम शक्ति अदृश्य हो जाती है। तथा 5वीं आती है जननेंद्रिय अवस्था। ये मनोलैंगिक विकास की अंतिम अवस्था होती है और ये 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 वर्ष की आयु तक चलती है। इस अवस्था में काम शक्ति जननेंद्रियों पर केंद्रित रहती है। प्रश्न नंबर 15, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, अधिग्रहण। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से उपयुक्त विकल्पों में अधिग्रहण से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य 3 जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है।
जो कि स्कीमा। स्कीमा सर्वप्रथम 1923 में पियाजे ने इस अवधारणा का अध्ययन किया था। स्कीमा का अर्थ होता है मानसिक संरचना जो हमारे दिमाग में किसी चीज को देखकर बनती है। मानसिक संरचना की व्यवहारगत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है, अर्थात किसी उद्दीपक के प्रति विश्वसनीयता अनुक्रिया को स्कीमा कहते हैं। और स्कीमा वातावरण द्वारा अर्जित संपूर्ण ज्ञान का संगठन होता है। दूसरा होता है आत्मसातकरण या एसिमिलेशन। आत्मसातकरण ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें बालक किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले से सीखी हुई योजनाओं तथा मानसिक प्रक्रियाओं का सहारा लेता है, अर्थात इसमें बालक पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान एवं विचार को जोड़ता रहता है। और तीसरा आता है व्यवस्थापन या समायोजन, एकोमोडेशन। संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करने की प्रक्रिया नई योजना बनाना अथवा पुरानी को संशोधित करना। ध्यान रहे स्कीमा में नए ज्ञान या संरचना को जोड़ना समावेशन कहलाता है। प्रश्न नंबर 16, जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुणों को नियंत्रित करता है कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, एलील। जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है उसे एलील कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17, व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, अभिक्षमता में अंतर। व्यवसाय में चयन व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अभिक्षमता में अंतर द्वारा समझाया जाता है। किसी व्यक्ति के प्रशिक्षण के पश्चात ज्ञान, दक्षता और प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता अभिक्षमता या अभियोग्यता कहलाती है। प्रश्न नंबर 18, बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, आदत निर्माण। बाल विकास में वातावरण की भूमिका, शिक्षक बालक के मोहल्ले, खेल के मैदान आदि के वातावरण के बारे में जानकर उसमें सुधार कर सकता है। बच्चों को पढ़ने में मन लगे इसलिए उत्तम शैक्षिक वातावरण कक्षा में बनाए रखना है। सांस्कृतिक वातावरण के अनुरूप विरासत को बचाता है। शिक्षक विद्यालय के वातावरण को बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं तथा संवेदनाओं के अनुसार बनाता है। बालकों में वातावरण से बालक के चरित्र का निर्माण होता है और ये बात यूनेस्को ने बताई है। इस बात को जानकर शिक्षक उत्तम वातावरण का निर्माण करता है। प्रश्न संख्या 19, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। विकास यूं तो बराबर होता है परंतु इसकी गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। जैसे शैशवावस्था के शुरुआत में गति तीव्र होती है, बाद में मंद पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में गति तेज होती है और परंतु कुछ समय बाद पुनः धीमी हो जाती है। इस प्रकार वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। प्रश्न नंबर 20, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, लॉरेंस कोहलबर्ग। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने सन 1969 में नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की कुल 6 अवस्थाएं बताई थी। इन अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा गया था। पहली थी प्री कन्वेंशनल स्टेज अथवा पूर्व पारंपरिक या पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसे इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, जिसमें शैशवावस्था से यानी कि 4 से 10 वर्ष तक बच्चा आता है। इसमें उपावस्था क्या है, आज्ञा एवं दंड पालन, और दूसरा अहंकार की अवस्था या संधानात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। दूसरी होती है कन्वेंशनल स्टेज या पारंपरिक या परंपरागत अवस्था, जिसको कॉन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। इसमें बच्चा बाल्यावस्था में होता है, उम्र 10 से 13 वर्ष। इसकी 2 उप प्रशंसा की अवस्था यानी कि उत्तम लड़का, अच्छी लड़की व अच्छा लड़की की अवस्था, और दूसरी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तीसरी आती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, उत्तर पारंपरिक अवस्था यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इसमें बच्चा किशोर अवस्था में पहुंच जाता है यानी कि 13 वर्ष के बाद।
इसकी दो अवस्थाएं हैं, सामाजिक समझौते की अवस्था और विवेक की अवस्था, यानी कि सावर्तिक नीति परम सिद्धांत की उन्मुखता। प्रश्न नंबर 21, रॉबर्ट जे स्टेनबर्ग द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो इसका भी आरपीएससी ने सभी को समान अंक दिया था। त्रिघटकीय या त्रितंत्र सिद्धांत के प्रतिपादक रॉबर्ट स्टेनबर्ग हैं। इनकी पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू है और ये सिद्धांत 1985 में दिया गया था। इस सिद्धांत में स्टेनबर्ग ने 3 घटक बताए थे। पहला, घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि। इस बुद्धि द्वारा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करने के लिए सूचनाओं का विश्लेषण करता है। दूसरा, अनुभाविक या सृजनात्मक बुद्धि। बुद्धि अपने सभी पूर्व अनुभवों में ध्यान में रखते हुए नवीन कार्य की योजना बनाती है। और तीसरा, सांदर्भिक या व्यवहारिक बुद्धि। इस बुद्धि में व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करता है। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, भाटिया बैटरी। भाटिया निष्पत्ति परीक्षण 1955 में चंद्रमोहन भाटिया द्वारा बनाया गया था और इसका प्रयोग छोटे बच्चों की बुद्धि का मापन करने के लिए किया जाता है। ये परीक्षण शिक्षण तथा अशिक्षित दोनों प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है। निष्पत्ति परीक्षण शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होते हैं। ये परीक्षण एक समूह परीक्षण है जिसमें 5 टेस्ट शामिल होते हैं, जिसमें कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, अलेक्जेंडर का पास अलोंग परीक्षण, रेखा आकृति का चित्रण परीक्षण और अंक तत्काल स्मृति परीक्षण और चित्र पूर्ति परीक्षण। प्रश्न नंबर 23, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, अधिगम समानता। व्यक्तिगत विभिन्नता की प्रकृति के लिए अधिगम समानता की अवधारणा सत्य नहीं है, क्योंकि सीखने की गति में विभिन्नता होती है। कोई बालक तेज गति से सीखता है तो कोई बालक मंद गति से सीखता है और इस प्रकार प्रत्येक बालक में सीखने की गति में विभिन्नता पाई जाती है। प्रश्न नंबर 25, कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, MMPI। MMPI यानी मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची एक परीक्षण के रूप में व्यक्तित्व मूल्यांकन में व्यापक रूप से उपयोग की गई है। हाथवे अथवा मैकिनले ने मनोरोग निदान के लिए इस परीक्षण का एक सहायक के रूप में विकास किया था, किंतु ये परीक्षण विभिन्न मनोविकार की पहचान करने के लिए अत्यंत प्रभावी पाया गया। इसका परिशोधित रूप MMPI-2 भी उपलब्ध है, जिसमें 567 कथन है। ये परीक्षण 10 उपमानियों में विभाजित है। प्रश्न संख्या 26, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? इसका सही जवाब होता है द्वंद्व। जब कभी व्यक्ति को परस्पर विरोधी आवश्यकताओं, इच्छाओं, अभिप्रेरकों तथा मांगों के बीच चयन करना पड़ता है तो द्वंद्व होता है। द्वंद्व 3 प्रकार का होते हैं, उपागम, उपागम द्वंद्व, परिहार, परिहार द्वंद्व और उपागम, परिहार द्वंद्व। जब 2 धनात्मक विकल्पों में से किसी एक का चयन करना पड़ता है तो उपागम उपागम द्वंद्व होता है। जब 2 निषेधात्मक एवं पारस्परिक अवांछनीय विकल्पों में से किसी एक को चुनना पड़ता है तो परिहार परिहार द्वंद्व होता है। और जब एक ही लक्ष्य या क्रिया आकर्षित भी करे और प्रतिकर्षित भी करे, अर्थात द्वंद्व धनात्मक और ऋणात्मक हो, तो उपागम और परिहार संघर्ष कहलाता है। प्रश्न संख्या 27, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसका सही जवाब होता है चिंतन में समानुभूति। सृजनात्मक बालकों की विशेषताएं, उनमें मौलिकता होती है, नवीनता होती है, नमनीयता, लचीलापन होता है, एक ही समय बहुत से विचारों को सम्मुख रखने की योग्यता होती है, कल्पनाशीलता होती है, महत्वाकांक्षी होते हैं और विचारों में प्रभावशीलता होती है, आशावादी सोच होती है तथा उच्च आकांक्षा स्तर होता है। प्रश्न नंबर 28, ट्राइसोमी 21 कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन डी,
डाउन संलक्षण को। डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है और डाउन सिंड्रोम को पीड़ित बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास धीमी गति से होता है। इस सिंड्रोम के कारण एक अलग आकार का चेहरा, बौद्धिक विकलांगता, मानसिक मंदता और शारीरिक विकास में देरी का कारण बनता है। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है जो अतिरिक्त गुणसूत्र क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि के सभी या किसी हिस्से में उपस्थित होने के कारण होता है। बालक की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं जिनमें 23 गुणसूत्र माँ से तथा 23 पिता से आते हैं, परंतु किसी बच्चे में 47 क्रोमोसोम होते हैं तो उनमें डाउन सिंड्रोम विकार हो जाता है, यानी कि एक गुणसूत्र का एक्स्ट्रा आ जाना। प्रश्न संख्या 29, प्रतिभाशाली बालक को शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, उपचारात्मक अध्यापन। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा श्रेणी उन्नति होती है, विशाल व उपयोगी पाठ्यक्रम व विविधता युक्त पाठ्यक्रम हो, विशेष शिक्षण हो। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु परियोजना विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके अलावा निगमन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोगशाला विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत शिक्षण व निर्देशन और संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन। और आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यानी कि पढ़ने संबंधी समस्या, जैसे बट को पुट पढ़ना, आप को आप पढ़ना, ये सब इससे संबंधित है डिसलेक्सिया से। एडीएचडी, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अवधान संबंधी समस्या अर्थात ध्यान की कमी को एडीएचडी कहा जाता है। ऑटिज्म, सामाजिकता का अभाव, स्वपरायणता अर्थात व्यक्ति का सामान्य व्यवहार लेकिन समाज या समूह में जाने पर शर्मीला व्यवहार, इसका सर्वप्रथम प्रयोग लियो कैनर ने किया था। क्रेटिनिज्म, ये भ्रूण शिशु अथवा बाल्यावस्था में होने वाली अपर्याप्त थायराइड हार्मोन गतिविधि से जुड़ा आयोडीन की कमी का विकार है। तो ये थे आज की हमारी क्लास के 30 प्रश्न जिनका हमने व्याख्या के सहित रिवीजन किया। और अगर आप जितने मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, यानी कि जितने पीवाईक्यू हुए थे, लगभग 9 पेपर हैं मेरे पास, इन्हीं 9 को अगर आपने अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया और इसकी व्याख्या को कवर कर लिया तो आपके 30 के 30 प्रश्न इसमें से मिल जाएंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ 30 प्रश्न ही नहीं है। इन प्रश्न की व्याख्या से आपके हर प्रश्न की व्याख्या से 4 से 5 प्रश्न तैयार होते हैं, यानी कि अगर 5 प्रश्न होते हैं 3 पंजे 15, एक क्लास में आपके आधे घंटे में लगभग 100 से 150 प्रश्न कवर हो रहे हैं। तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल मिलेंगे अगले पेपर के साथ।